वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मिस्टर ए क्यू खलील, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने बजट के हवाले से कहा कि हम तजावीज़, बहुत सारी तजावीज़ हैं जो आपने फेडरल को भेजी हैं, उसके हवाले से आप बताइए आपके पास कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो आपने इस बजट में फेडरल को दी हैं। देखें जी, सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है हुकूमत के पास कि हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशो की बातें कर रहे हैं, और टैक्स अगर ब्रॉडन नहीं होता तो मामला वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। एक टैक्स कल्चर को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जो मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हमारे हल है। आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन के एक इजलास के अंदर जिसमें हिलरी क्लिंटन भी तशरीफ़ लाई थी और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के कई नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, और फ्लड का मौका था। फ्लड का मौका को मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में पूरी कौम थी। तो उस वक्त उन्होंने एक पीस ऑफ एडवाइस पूरी पाकिस्तान नेशन और हुक्मरानों को दी, और उन्होंने कहा कि जी आप सबसे पहले अपने रिच तबके के ऊपर टैक्स लगाएं, उनकी जेबों से कुछ पैसा निकलवाएं, फिर दुनिया उसको देखे और दुनिया देखने के बाद आपको कुछ दे। ये है दुनिया का एक बेहतरीन तरीका। और अगर आप अपनी जेबों से कुछ नहीं निकालते और अगर आप टैक्सेस नहीं देते और आपके यहाँ का कल्चर टैक्स का डेवलप नहीं होता तो आप दुनिया भर में प्याला लेके फिरें, आपको कोई कुछ नहीं देगा। हमें ये बात बड़ी बुरी लगी, तल्ख हकीकत है मगर बुरी लगी। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या वाकई पाकिस्तान में टैक्स कल्चर नहीं है? हो ये रहा है बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ जीडीपी का जो 22% जो देने वाला एक सेक्टर है जिसको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर कहता हूँ, उसको बिल्कुल इस्तिस्ना हासिल है। नतीजा ये है कि हम फिर उसके बाद सर्विसेज सेक्टर जो हमारा 58% के लगभग है, उसके साथ भी यही कमोबेश किस्सा है। अब जब हम सेक्टर्स को अलग करके और इंडस्ट्री के ऊपर ये दबाव डालें कि जनाब आप सेल टैक्स भी दीजिए, आप आरजीएसटी भी दीजिए, आप दरामदी ड्यूटियाँ भी बढ़ाइए, आप बिजली के रेट भी बढ़ाइए, आप तेल की नरखों का असर भी डालिए, आप एक्सपोर्ट भी बढ़ाइए और उसके बाद आवाज़ भी ना निकालिए, तो ये इंडस्ट्री सेक्टर जो है इसको बहुत सोचना पड़ता है कि आया हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ रन करें या बंद कर दें। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं अभी अनडॉक्यूमेंटेड जो सेक्टर्स हैं, उनकी आपने एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी निशानदेही कर दी, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी आपने निशानदेही की। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अभी कहा कि मुल्क में मुश्किल से 2% ऐसे लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, अभी उनको भी टैक्स नेट में लाना है जो लोग टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, आरजीएसटी की जैसे आपने बात की, आरजीएसटी के नफाज के लिए इजाफा, उनका क्लियर स्टांस है कि इस बजट में आरजीएसटी को जो इम्पोज किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है आरजीएसटी लगेगा, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं ये चाहूँगा कि चैम्बर की तरफ से आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जो आपने दी हैं जो आरजीएसटी के नफाज। देखिए जी, ये गुज़िश्ता साल की बात है, इस साल की नहीं, गुज़िश्ता साल जब बजट आने वाला था जी, तो उस ज़माने में आरजीएसटी पर हमारी फौजिया वहाब साहिबा जो है बड़ी एक्टिव थी जी। उन्होंने हमें इस्लामाबाद बुलाया, उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने हमें बुलाया, और ये दोनों हजरात हमें वज़ीर आज़म और सदर साहब के पास भी ले गए, और सदर साहब के सामने हमने ये बात रखी कि सर देखें, हम किसी टैक्स के नफाज के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन बर्डन तो ये ऑल टुगेदर आवाम पे ही शिफ्ट होता है ना, क्योंकि ये कंज्यूमर टैक्स है। आप हमें ये बताएं कि हम इस तरीके से मामलात किस तरह हल करें। बहरहाल उस वक्त हमने उनको 2-3 क्लॉज बताई थी, जिसमें एक 61 क्लॉज थी, 72 और 87 उस वक्त के एक्ट की, जो बड़ी हाश थी। हमने कहा जी इनको आप सही करें, इसको बेहतरी करें, हम कुछ बनाते हैं। तो सदर साहब ने कहा कि जी ठीक है, हम इसके लिए आपको कहते हैं, सारा उन्होंने यकीन दिलाया। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हमने देखा कि पॉलिटिकल विंग जो थे गवर्नमेंट के, जो अलाइज थे और सूबे जो थे जी, उन्होंने हमसे ज़्यादा आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है। तो हमने ये देखा कि हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी या हमारा कमाल कहीं नज़र नहीं आया उसमें जब उनके अपने साथी पॉलिटिकल लोग और सूबे बोले तो उन्होंने कहा अच्छा जी अब हमें थोड़ा सा टाइम ले दें। मुशावरत का जो अमल है आरजीएसटी के ऊपर, उसको होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि आरजीएसटी बज़ाते खुद जो है वो एक महंगाई का सबब बनेगा, अफरात ज़र का सबब बनेगा। कल दुबई में जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए उसमें उन्होंने आइंदा साल के लिए 14% IMF ने कहा है कि जी ठीक है, इन्फ्लेशन को हम आपको अलाउ,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 14% बुक्स में है, ये 18 तक जा सकता है। अगर ये सूरत हाल जिस तरह हमारे यहाँ ऑयल की प्राइस चल रही है, ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों पर असरअंदाज होती है। आपने उनसे कहा कि जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है हम नहीं खरीदेंगे, हम उससे कंट्रोल कर लेंगे, तो जनाब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो आप बहुत ही हालात, मिसाल के तौर पे फ्लड आ गया या और कुछ आ गया उस वक्त जाते हैं ना, लेकिन आप दीगर जो इन्फ्लेशन जब आपका बढ़ता है उसके तो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ आप ये देखें कि हर सेक्टर में सिवाय इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने जो है वो लगा दी हैं, 15% से भी एक्सीड कर गई है उसका रेशो। तो जब इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो उसके अलावा फिर अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा कौन सा ऐसा रिसोर्स है? मैं एक बात ये अपनी ख़त्म कर लूँ, उसके बावजूद भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सों के खिलाफ नहीं है। हम जानते हैं कि इस मुल्क को हमने बिल्कुल आपने सही कहा, हमने चलाना है, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर चाहते हैं कि गन्ने को बार बार मशीन में न डालें, इसलिए कि आप उसी सेक्टर को पकड़ते हैं जो आपको टैक्स दे रहा है। अब एक नई सजेशन आने वाली है बजट के अंदर जो मैंने कल पढ़ी है कि जी 17% से 30% तक सेल टैक्स ले जाओ। बिल्कुल। तो क्या मतलब है आपका सेल टैक्स में जो रजिस्टर है वही देगा ना जी। तो आप ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए, एक तो आप सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, फिर उसके पास आपके पास वैट लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास फ्लड टैक्सेस लगे हुए हैं और आपके पास टैक्सों की जो है वो एक भरमार हुई हुई है, उसके बाद फिर आरजीएसटी को इम्पोज करना। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सारा जो गवर्नमेंट का प्लान है वो इसलिए कि ये जो बजट डेफिसिट है वो उसको कम करे सिर्फ टैक्सेस के जरिए, या अपनी जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए उनके पास और भी कोई प्लान हैं जिसके जरिए वो ये कम करें? बात यह है कि जाहिर तो यही है कि जी हम अपनी जो डेफिसिट है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हम उसको इन चीज़ों को कवर करें किसी तरीके से। लेकिन ये डेफिसिट हो क्यों रहा है जी? सवाल तो ये है, सवाल ये है कि अगर हम सादगी इख्तियार कर सकते हों, हम बहुत सारी चीज़ों को विड्रॉ कर सकते हों, हम आज हमारा बदकिस्मती ये है कि हम 256 अरब रुपए के कर्जे दे के भूल गए। सियासी हुकूमत तो नहीं और फौजी हुकूमत तो नहीं किया ना जी। आज सुप्रीम कोर्ट उसको रिकवरी के लिए बात कर रही है। आपके इकदाम तो देखें, आप जहाज भर भर के वफूद लेके जाते हो, दुनिया कहती है जी ना हमारे पास इतने होटल हैं ना इतने कमरे हैं, आप कहाँ से आ गए हो? ठीक है जी, आप कहीं से गरीब लगते हैं। आप जिन होटलों में ठहर रहे हो वहाँ के बादशाह और वहाँ के सदर भी सोचते हैं एक दफ़ा वहाँ जाते हुए। तो हमारे अखराजात तो इंतहाई शाहाना है, हम कहीं से गरीब नजर नहीं आते। आपको पता है एंजेलिना जोली जिस वक्त यहाँ फ्लड के ऊपर आई थी तो वजीर आजम साहब का घर का जहाज भर के वहाँ पे वो आया और जो खाने लगे हुए थे उसने कहा कि जी मैं तो रेकमेंड करूंगी दुनिया को, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि हमें वो ऑस्टेरिटी, वो मेजर्स लेने चाहिए। हमें एक गरीब कौम तो गरीब कौम के तौर पर रहना चाहिए। ईरानी सदर जो है उसकी मिसाल हमारे सामने, वो भी तो ईरान हमसे ज्यादा अमीर मुल्क है। जापान के प्राइम मिनिस्टर की मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी सैलरी लेने से जो इनकार कर दिया था कि वो जो सैलरी बात ये मेरे भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अर्ज करूं आपसे, अगर आप नमाज पढ़ते होंगे और किसी को आप कहेंगे यार नमाज पढ़ो, तो वो आपकी बात में भी वजन होगा और आपके किरदार से वो मुतासिर होगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम सादगी इख्तियार करे, पाकिस्तानी कौम एक कल्चर वो अडॉप्ट करे जो हमारे मुसलमानों की हैसियत से भी और इस्लाम की हैसियत से भी और पाकिस्तान की हैसियत से भी हम पे लागू होता है, तो उसका अमली नमूना जो है वो हमारी पार्लियामेंट को, हमारे सदर को, हमारे वज़ीर आज़म को, सबको बनना पड़ेगा। लेकिन सर जिस तरह अभी आपने बात कही है तो एक आपने बहुत अच्छी बात की जो है निशानदेही की है, लेकिन जहाँ पर आप देखते हैं कि आप IMF से हर साल एड लेने के लिए जाते हैं, हर साल तो मैं नहीं कहूँगा, आप तकरीबन 6 महीने बाद जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर जो है विजिट कर रहे हैं, वो बड़े फ्रीक्वेंटली जो है वो तरीन साहब गए थे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। सही है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें स्टेट बैंक की तरफ से एक पॉलिसी दी जाती है जिसमें हमारा हमेशा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो 14% से एक्सीड होता होता अब कहाँ तक जाता है ये भी हमें देखना है। इसमें अच्छा बहुत सारे सेक्टर्स के हवाले से आपने बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये इंडस्ट्रीज़ को जो इस वक्त बहरान का सामना था और जिसके हवाले से हम बात भी कर रहे थे, अब क्योंकि बजट किसी वक्त भी जो है ये वो अनाउंस करेंगे, उसमें सारी चीज़ों को जो है इन तमाम सेक्टर्स को वो करेंगे, तो ये और ऐसे कौन से इक़दाम हैं जिससे ये करें कि जिसके ज़रिए इंटरेस्ट रेट भी जो कम हो और डेवलपमेंट सेक्टर भी जो है वो फ्लरिश करे? देखें जी, जो किताबों में लिखा हुआ है उसमें तो यही है कि जी इंटरेस्ट रेट हाई होने से इन्फ्लेशन कम हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने किताबों का किया भी कर दिया और अमली तौर पर दोनों सूरतें करके देख ली, लेकिन यह इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल